हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेक्चर नंबर 2, राइट। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेक्चर नंबर 2 इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें कि मैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद आफ्टर दैट आई विल कम टू द कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड्स। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेक्चर 2, reproductive health lecture number 2. So today I am going to discuss about human population growth. तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको जनरली हम मेजर करते हैं इन एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट में, राइट। हाउ यू विल फाइंड आउट द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? यू कैन फाइंड आउट द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विद द हेल्प ऑफ एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट। तो ह्यूमन पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया जाता है, दिस इज एस्टिमेट बाय द एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट। तो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट के हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को एस्टिमेट किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट का यहां पे एक फॉर्मूला होता है जिसे आप कहते हैं P2 माइनस P1, right? P2 minus P1 upon, is that clear to all of you? Upon P1 into N, is that clear? This is the formula of annual average growth rate of human population. किसका? ह्यूमन पॉपुलेशन का ये फॉर्मूला है ग्रोथ रेट का। तो यहाँ पे जैसे कि ग्रोथ रेट है तो इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। यू कैन फाइंड आउट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है? P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू N मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे जो P2 है दिस इज दी व्हाट, दिस इज प्रेजेंट सेंसिस। ये प्रेजेंट सेंसिस है। P1 जो है दिस इज दी सेंसिस ऑफ, राइट, प्रीवियस ईयर, यानी कि पहले की जो सेंसिस है उसे आप P1 कहते हैं। और यहाँ पे जो N आप वैल्यू देख रहे हैं, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, राइट, नंबर ऑफ ईयर्स, राइट, दिस इज N। तो इस तरीके से एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एस्टिमेट बाय द एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट। अब ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन की मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। सो देयर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब ह्यूमन पॉपुलेशन को कौन कौन से फैक्टर जनरली इन्फ्लुएंस करते हैं, you must know about this. तो factors affecting human population, number 1 is fertility rate, human population को influence करती है। fertility rate, इसके अलावा यहाँ पे mortality, is that clear to all? तो fertility rate, mortality rate, is that clear? number 3 रिप्लेसमेंट लेवल। ऐसी एक होता है TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। आई विल डिस्कस एवरी टर्म इन डिटेल। टोटल फर्टिलिटी रेट, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन को जनरली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्टिलिटी रेट की बात करता हूँ। अगर फर्टिलिटी रेट की बात करें तो दिस इज द नंबर ऑफ बर्थ। How you will estimate the fertility rate? This is the number of birth
पर 1000 इंडिविजुअल्स। तो पर 1000 इंडिविजुअल्स पे जो रेट ऑफ बर्थ है दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी, यानी कि दैट इज बर्थ रेट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स, 1000 इंडिविजुअल्स पे जो नंबर ऑफ बर्थ है राइट, उसको आप फर्टिलिटी रेट कहते हैं राइट। तो फर्टिलिटी रेट को एस्टिमेट कैसे किया जाता है? नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स दैट यू कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। सीधी सी बात है, अगर फर्टिलिटी रेट बढ़ेगा, बर्थ रेट बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बर्थ या इंक्रीजिंग फर्टिलिटी दैट रिजल्ट्स टू इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्टिलिटी के बढ़ने से पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। इज दैट क्लियर? सो इंक्रीजिंग फर्टिलिटी रिजल्ट्स टू इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ दैट यू कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। इज दैट क्लियर? अगर हम इंडिया में जो करंट हमारा जो फर्टिलिटी रेट है दैट इज 1.7, 1.7 को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? द करंट फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट कितना है? फर्टिलिटी रेट इन इंडिया दिस इज 1.7%। तो 1.7% फर्टिलिटी रेट है इंडिया में। आज के टाइम का जो फर्टिलिटी रेट है इंडिया में दैट इज 1.7%। 1.7% फर्टिलिटी रेट क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। 1.7% फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है यहाँ पे? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फर्टिलिटी रेट देन यू नीड टू हाउ यू विल एस्टिमेट इट? नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल। 1000 इंडिविजुअल्स पे कितने नंबर ऑफ बर्थ है, इस तरीके से आप फर्टिलिटी रेट निकालते हैं राइट। तो यहाँ पे इंडिया का जो करंट फर्टिलिटी रेट है, इंडिया का जो करंट फर्टिलिटी रेट है राइट, इंडिया की स्पेलिंग सही लिखी, वो क्या है? 1.7%। तो 1.7% का मतलब यहाँ पे क्या है, ये मैं लिख देता हूँ, यहीं पे नीचे लिख देता हूँ। 1.7% का मतलब है 17 बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल। ये एनुअल बर्थ रेट है, 17 बर्थ होते हैं पर 1000 इंडिविजुअल। 17 बर्थ ऑन 1000 इंडिविजुअल। तो 1000 लोगों पे 17 यानी कि 17 बच्चे पैदा होते हैं इंडिविजुअल्स। तो 1000 इंडिविजुअल्स पे 17 बर्थ्स जो हैं होते हैं। ये आप इस तरीके से फर्टिलिटी रेट यानी कि बर्थ रेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं हम। टोटल फर्टिलिटी रेट किसी पॉपुलेशन के लिए नहीं होता। टोटल फर्टिलिटी रेट होता है एक वुमेन के लिए। तो दिस इज फॉर द वुमेन। यू नो, एक वुमेन जो है वो अपनी लाइफ टाइम में, ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, वो कितने बच्चे पैदा करती है, ये है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इस पे भी पॉपुलेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट इज TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दी टोटल फर्टिलिटी रेट। सो लिसन केयरफुली अबाउट दिस। तो इसके बाद है which I am going to discuss total fertility rate यानी कि TFR। देखिए प्लीज, TFR total fertility rate। तो total fertility rate, how you will estimate this total fertility rate? This is very simple to estimate। total fertility rate क्या है? You know, this is the number of birth, right? If a woman give birth to some number of birth by a woman during her lifetime, एक वुमेन अपनी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा करती है, इसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है राइट। तो व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट? हाउ वी विल एस्टिमेट इट? number of births that given by a woman in
during her lifetime. The number of birth that given by a woman. एक औरत एक पूरी जिंदगी में given by a woman during her lifetime. अपनी पूरी जिंदगी में ऑन एन एवरेज एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है, दैट इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट. दिस टोटल फर्टिलिटी रेट, दिस इज हायर इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड दिस इज लेसर इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. तो इन डेवलप्ड कंट्रीज द टोटल फर्टिलिटी रेट, इन डेवलप्ड कंट्रीज दिस इज लेसर, राइट. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उनके पैदा होने वाले बच्चे हैं उनके सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस होते हैं ड्यू टू हाइजीनिक कंडीशन, ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, इज दैट क्लियर, ड्यू टू बेटर सैनिटेशन. तो उनके बच्चों के सर्वाइव होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. तो वहाँ पे जो फीमेल है, राइट, जनरली कम बच्चे पैदा करती है, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट कम होता है. इज दैट क्लियर. वहीं इन डेवलपिंग कंट्रीज में ये जो बर्थ रेट है, दिस बर्थ रेट इज हायर. क्यों? क्योंकि वहां पे वो इमेच्योर एज में ही उन बच्चों की डेथ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं ड्यू टू पुअर सैनिटेशन, पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिस एंड पुअर मेडिकल फैसिलिटी इन डेवलपिंग कंट्री. तो दिस इज अबाउट टोटल फर्टिलिटी रेट. इसके बाद हम बात करते हैं मोर्टेलिटी की. अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो मोर्टेलिटी पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है. जितनी ज़्यादा मोर्टेलिटी बढ़ेगी उतनी पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी. तो मोर्टेलिटी पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है. मोर्टेलिटी रेट अगर कम होगा, इफ द मोर्टेलिटी रेट विल स्लो डाउन, राइट, देन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल बी, राइट, इंक्रीज. मोर्टेलिटी पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है. तो मोर्टेलिटी को भी आप नेटिलिटी की तरह मेजर करते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स, दैट यू कॉल्ड मोर्टेलिटी. तो मोर्टेलिटी क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स, पर 1000 इंडिविजुअल्स. तो पर 1000 इंडिविजुअल्स पे कितने नंबर ऑफ डेथ्स हैं, दैट यू कॉल्ड मोर्टेलिटी. तो इंक्रीजिंग मोर्टेलिटी बढ़ती है, दैट रिजल्ट्स टू डिक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज होता है. बट नाउ इट इज मोर्टेलिटी रेट इज गोइंग टू बी स्लो डाउन. आजकल मोर्टेलिटी रेट अगर आप प्रीवियस सेंचुरी से कंपैरिजन करें या पास्ट से कंपैरिजन करें तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम होता जा रहा है ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, राइट, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन्स, राइट, बात समझ में आ रही है, ड्यू टू हेल्दी लाइफ स्टाइल. इज दैट क्लियर. तो यहाँ पे जो है मोर्टेलिटी रेट स्लो डाउन होता जा रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है. इफ द मोर्टेलिटी विल डिक्रीज और द स्लो डाउन, दैट रिजल्ट्स टू इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ. तो ये हो गया अबाउट मोर्टेलिटी. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू. तो नेटिलिटी, टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया, मोर्टेलिटी रेट हो गया. ऐसे ही एक होता है रिप्लेसमेंट लेवल. क्या है? रिप्लेसमेंट लेवल भी समझना जरूरी है आप लोगों के लिए. रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब यह है, इफ ए कपल प्रोड्यूस 2 चिल्ड्रन, राइट, तो कपल्स में कितने इंडिविजुअल्स हो गए? दो इंडिविजुअल्स को पैदा कर रहे, राइट. तो टोटल जो ग्रोथ रेट होगा वो हो जाएगा 0. 2 लोगों ने 2 बच्चों को पैदा किया तो ग्रोथ रेट क्या होगा? 0 होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि जिन दोनों ने उनको पैदा किया है, मैन दे विल डाई. इज दैट क्लियर. तो उनकी जनरेशन उनको रिप्लेस कर जाएगी ना. तो ग्रोथ रेट ओवरऑल 0 हो जाएगा. इसे आप रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं. इफ एनी कपल प्रोड्यूस 2 children to replace themselves, that you call replacement level, right? याद रखिए. If any couple produce 2 children, अगर एक कपल 2 चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर रहा है टू रिप्लेस themselves,
खुद को रिप्लेस करने के लिए, खुद वो कितने हैं 2, तो 2 को रिप्लेस करके 2 इंडिविजुअल्स आ गए, तो इसको रिप्लेसमेंट लेवल कहेंगे। ऐसे में ग्रोथ रेट जो होगा, इन दिस केस जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल बी 0 इन दिस केस। तो इस केस में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा दैट विल बी 0, सिंपल, क्योंकि वो सिर्फ रिप्लेस हुए हैं। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जनरली रिप्लेसमेंट लेवल की जो वैल्यू होती है वो 2.0 से ज़्यादा होती है। रिप्लेसमेंट लेवल इज ऑलवेज हायर देन 2.0 बिकॉज ए मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ रिप्रोडक्शन। काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं एज ऑफ रिप्रोडक्शन को अटेन करने से पहले ही वो डाई आउट हो जाते हैं, तो रिप्लेसमेंट लेवल जनरली मोर देन 2.0 होता है। तो ऐसे केस में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो नेटिलिटी है, मोर्टिलिटी रेट है, राइट, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ग्रोथ रेट में भी नेगेटिव, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल इज ऑलवेज हायर देन 2.0। रिप्लेसमेंट लेवल हमेशा 2.0 से ज्यादा होता है। Why this is higher than 2.0? Because a large number of immature individuals die before attaining the रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज को अटेन करने से पहले ही वो डाई आउट हो जाते हैं, इसलिए दिस इज ऑलवेज हायर देन 2.0। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्री का जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है, डेवलप्ड कंट्रीज जिसकी पॉपुलेशन जनरली स्टेबल होती है, उसका जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है, ये वैल्यूज कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज में जो रिप्लेसमेंट लेवल है दैट इज ऑलवेज हायर देन 2.0, बट दैट इज नॉट दैट मच हायर देन, दिस इज 2.1। बट द रिप्लेसमेंट लेवल इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में ये जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है दिस इज 2.7 एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। रिप्लेसमेंट लेवल भी ज्यादा है, and you know very well about this reason, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में डेथ, इमेच्योर डेथ ज़्यादा होती है ड्यू टू पुअर मेडिकल फैसिलिटीज, पुअर सैनिटेशन, पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिस। सो दिस इज अबाउट रिप्लेसमेंट लेवल पे भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, नेक्स्ट इज टोटल फर्टिलिटी हो गया। एक होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ अबाउट दी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। So now I am going to discuss about the demographic transition. Listen carefully. Next is demographic transition. देखिए प्लीज, लिसन केयरफुली। अगला टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए प्लीज, नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब है ये कभी कभी देखा जाता है, इट इज जनरली इट इज रेयरली अकर, ये रेयरली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखा जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब ये है कि अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल हो, इफ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर इक्वल देन टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी 0। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कंडीशन एंड दिस इज रेयरली फाउंड, ये कभी कभी देखा जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? इफ बर्थ रेट
एंड डेथ रेट, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट, इफ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बोथ आर इक्वल, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही इक्वल हो जाए, ड्यू टू विच पॉपुलेशन ग्रोथ इज जीरो, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो होता है, दैट टी, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बराबर हो जाए तो उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जीरो हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. इसको आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं. ये बात आपको याद रखनी है. नाउ कुछ अदर टर्म्स एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं. एक होता है क्रूड बर्थ रेट और एक होता है क्रूड डेथ रेट. सो व्हाट इज एग्जैक्टली क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट? यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो नेक्स्ट इज, कुछ जो डेमोग्राफर्स होते हैं वो जनरली फाइंड आउट करते हैं क्रूड डेथ रेट और क्रूड बर्थ रेट. अब यहाँ पे क्रूड डेथ रेट क्या है और क्रूड बर्थ रेट क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो क्रूड बर्थ रेट की हम बात करते हैं. तो क्रूड बर्थ रेट क्या है? CRUD, ये स्पेलिंग है. और क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ बर्थ per 1000 individuals, number of births per 1000 individuals, right? So the number of births per 1000 individuals in the middle of the year, number of births per 1000 individuals in middle of year, that you call crude birth rate. So number of births per 1000 individuals in middle of the year में जो नंबर ऑफ बर्थ है पर 1000 इंडिविजुअल्स, दैट यू कॉल्ड क्रूड बर्थ रेट. 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हुए एट द मिडिल ऑफ द ईयर. मिडिल ऑफ द ईयर का मतलब है जुलाई मंथ, है ना. इन द मंथ ऑफ जुलाई मंथ में एस्टिमेट किया जाता है. 1 जुलाई को जनरली नहीं, हाँ 7 जुलाई को एस्टिमेट किया जाता है जनरली. जुलाई के मंथ में, दैट इज द मिड ऑफ द ईयर, अगर बर्थ रेट फाइंड आउट किया जाता है, दैट यू कॉल्ड क्रूड बर्थ रेट. ऐसे होता है क्रूड डेथ रेट. अभी जो क्रूड डेथ रेट है ये क्या है? नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स इन द मिडल ऑफ ईयर. सेम लाइक बर्थ रेट है, बट बर्थ की यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेथ आ जाएगा. तो नंबर ऑफ डेथ्स per 1000 individuals in the middle of year. मिडिल ऑफ ईयर में पर 1000 इंडिविजुअल्स नंबर ऑफ डेथ कितनी है? दैट यू कॉल्ड क्रूड डेथ रेट, राइट. सो दिस इज अबाउट, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, टर्म्स थे, राइट. ये क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं, तो ये आपको एक बार नोटबुक में लिख के देखना है, नोटबुक में लिख के उसको एक बार पढ़ना है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे. इसके बाद देखते हैं एज सेक्स स्ट्रक्चर. एज सेक्स स्ट्रक्चर क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. देखिए, एज सेक्स स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ. Without age sex structure, you cannot find out exactly what will be the growth, what will be the population growth in future. तो फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रोथ को एस्टिमेट करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एज सेक्स स्ट्रक्चर. तो दिस एज सेक्स स्ट्रक्चर टेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ. How this is possible? Suppose that I am considering about age.
इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, राइट, जो मैक्सिमम डेथ जो देखी जाती है दैट इज जनरली इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड इन केस ऑफ ओल्ड एज पर्सन। तो चिल्ड्रन और ओल्ड एज पर्सन में डेथ रेट ज़्यादा होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो वो डिसाइड करता है पॉपुलेशन ग्रोथ। इन चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पर्सन हैविंग हायर मोर्टेलिटी रेट, हायर मोर्टेलिटी रेट होती है चिल्ड्रन में और एज पर्सन में, दैट डिसाइड द पॉपुलेशन ग्रोथ। Another point, this is the one point, this is another point. Now I am talking about the sex structure. If in a population number of females are larger than, higher than the males, then the population in future will be increased. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। If number of females higher than the males, right, in future population growth will be increased। ऐसे केस में पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगी, अगर नंबर ऑफ फीमेल्स, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल्स की हम यहाँ पे बात हो रही है, अगर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स विल बी हायर देन द मेल्स, तो इन फ्यूचर दैट पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी इंक्रीज्ड, राइट। तो इससे भी हमें पता चलता है अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ। इन फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी इंक्रीज्ड। इज दैट क्लियर? एक तो पॉइंट ये हो गया। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये एज सेक्स स्ट्रक्चर को लेके आप पिरामिड्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। एज पिरामिड्स आई विल डिस्कस इन डिटेल इन इकोलॉजी, राइट। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एक चैप्टर है, उसमें आई विल डिस्कस अबाउट द एज पिरामिड्स। हियर आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हाट, आई एम टेलिंग यू अबाउट द एज सेक्स स्ट्रक्चर्स को लेके आप पिरामिड ड्रॉ कर सकते हैं। एक जो स्टेबल पॉपुलेशन होती है उसका पिरामिड कैसे होता है, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। और एक जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है, जैसे इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एज सेक्स का जो पिरामिड होगा, एज सेक्स स्ट्रक्चर का पिरामिड होगा, वो कैसा हो गया, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सी, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्लीज, नेक्स्ट इज व्हाट, देखिए प्लीज, एक लास्ट, सिर्फ मैं आपको उतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, राइट, यू नो, सी हियर, यू गेट हियर। तो यहाँ पे एज सेक्स पिरामिड, सबसे पहले मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात करता हूँ। डेवलप्ड कंट्रीज में जो एक एज सेक्स पिरामिड होता है वो जनरली स्टीपर होता है, यानी कि स्टीपर होता है, स्टीपर अप कर्व होती है उसकी, एंड दैट इंडिकेट द स्टेबल पॉपुलेशन, इंडिकेट द स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। एंड ऐसा जो ग्राफ देखा जाता है पिरामिड, वो डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ उल्टा होता है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें, इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज व्हाट विल हैपन, लिसन केयरफुली, इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली एज सेक्स पिरामिड जो है वो लेस स्टीपर होता है, मोर स्टीपर इन डेवलप्ड कंट्रीज, लेस स्टीपर इन डेवलपिंग कंट्रीज, राइट, लेस स्टीपर, एंड इट indicates the expanding population, और ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो
this is all about age, sex structure, even age sex pyramid. इसके बाद now I'm going to discuss in detail about the contraceptive methods. So listen carefully. इसके बाद now I'm going to discuss about the contraceptive methods. अब देखिए contraceptive methods क्या होते हैं? वो methods या वो device which prevent the pregnancy or which prevent the conception. Conception या pregnancy को रोकने वाले methods और device called contraceptive methods, right? तो देखिए contraceptive methods की बात कर रहा हूं मैं. तो ये contraceptive methods क्या होते हैं? You must understand about this. These contraceptive methods, devices or methods which prevents the conception or pregnancy, that you call contraceptive method. ऐसे methods को contraceptive methods कहा जाता है. यानी कि वो मेथड जो कि प्रेगनेंसी को या कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, उन मेथड्स को आप कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड्स कहते हैं. आर यू गेटिंग? तो यहां पे कॉन्ट्रेसेप्टिव जो मेथड्स होते हैं, ऐसे काफी सारे कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक आइडियल जो कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड होते हैं, वो आइडियल मेथड्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, इस पे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है. तो आइडियल कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं. आइडियल कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड्स किनको कहा जाता है? तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं आइडियल कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड्स की. तो इन आइडियल कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड्स में सबसे पहले आता है नंबर 1 इज, द फर्स्ट इज कि ये जो कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड्स हैं, दीज शुड बी यूजर फ्रेंडली. इनको आसानी से इस्तेमाल किया जा सके. पहला पॉइंट. इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है एग्जाम में. मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये यूजर फ्रेंडली होने चाहिए. सेकंड पॉइंट, ये रिवर्सिबल होने चाहिए. रिवर्सिबल का मतलब ये है कि ये जो है, इफ somebody wants to conceive pregnancy then it can be interrupted. रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर कोई फिर से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहता है तो इस मेथड्स को रिमूव किया जा सकता है, यानी कि इंटरप्ट किया जा सकता है. तो रिवर्सिबल हो, पहला यूजर फ्रेंडली हो, दूसरा वो रिवर्सिबल हो, और तीसरा राइट, तो यूजर फ्रेंडली, रिवर्सिबल हो, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, विदाउट साइड इफेक्ट्स, उसका कोई साइड इफेक्ट्स ना हो. जो भी आप मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट्स ना हो, ऐसे मेथड को आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज राइट, वन इज यूजर फ्रेंडली, अनदर इज रिवर्सिबल विदाउट साइड इफेक्ट, एंड द लास्ट पॉइंट इज कि वो जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो, वट एवर मे बी द मेथड यू यूज right as a contraceptive method, are you getting or not, that should not be interfere with the reproductive health. वो आपकी reproductive health या reproductive activity के साथ कोई इंटरफेयर ना करे. तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है. विदाउट इंटरफेरेंस, इवन विदाउट इंटरफेरेंस विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उसका या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के मेजर पॉइंट है. तो सबसे पहला पॉइंट, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए. इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो. इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट, वो किसी भी तरह की रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उसका कोई भी इंटरफेरेंस ना हो. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट शुड बी रिवर्सिबल. इफ समबडी वांट्स कंसीव the pregnancy, wants to conceive the pregnancy again, that can be interrupted.
तो ये मेजर पॉइंट्स है आइडियल कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड्स के। अब यहाँ पे जो मेजर मेथड्स हैं, राइट, नंबर 1 इज नेचुरल मेथड के बारे में डिस्कस करो। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रेसेप्शन, तो इसमें मोस्ट पॉपुलर नेचुरल मेथड्स हैं। अगर मैं नेचुरल मेथड्स की बात करूं, ये मेथड्स ऐसे होते हैं, दीज आर द मेथड्स विदाउट एनी डिवाइस, इसमें आप कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं करते, विदाउट यूजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, इसमें आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, इवन विदाउट एनी रिलीजियस सैंक्शन, इसमें कोई रिलीजियस सैंक्शन की जरूरत भी नहीं है। इज दैट क्लियर? इसे आप नेचुरल मेथड कहते हैं। ये जनरली मेथड्स नेचुरली अडॉप्ट किए जाते हैं और इनसे कॉन्ट्रेसेप्शन के चांसेस को कम किया जा सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे जो नेचुरल मेथड्स होते हैं, दीज मेथड्स आर नॉट डिवाइस, नॉट मेडिसिन एंड नॉट सैंक्शन बाय द रिलीजियस, रिलीजियस सैंक्शन भी नहीं होता इन मेथड्स में। तो ये पूरी तरीके से दीज आर कंप्लीटली नेचुरल, ये कंप्लीटली नेचुरल है। These methods are completely natural, without any device, without using any device. इसमें कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना होता है, किसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना होता है, and without any sanction of religious sanction even. Are you getting? तो ये यहाँ पे मेजर पॉइंट्स हैं, इसे नेचुरल मेथड्स कहते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल मेथड्स कितने टाइप के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड्स आर देयर? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दीज। तो ये जो नेचुरल मेथड्स के टाइप्स हैं, इसमें नंबर 1 इज सेफ मेथड या सेफ पीरियड, या इसको आप रिदम मेथड कहते हैं। सेफ पीरियड और रिदम मेथड इसको कहा जाता है। सबसे पहला सेफ पीरियड और द रिदम मेथड। तो सेफ पीरियड क्या है और रिदम मेथड क्या है? दूसरा यहाँ पे एक और मेथड होता है जिसको आप विड्रॉल मेथड कहते हैं। तीसरा यहाँ पे एक और मेथड होता है, थर्ड मेथड इज, तीसरा जो मेथड होता है यहाँ पे, जिसको आप लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं। लैक्टेशनल एमिनोरिया आप इसको बोलते हैं। दिस इज द थर्ड मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो सेफ पीरियड और द रिदम मेथड की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ पीरियड और रिदम मेथड, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेफ पीरियड और द रिदम मेथड। लिसन केयरफुली। आई एम टॉकिंग अबाउट सेफ पीरियड और रिदम मेथड क्या है, you must understand about this. So my first method is safe period or rhythm method. देखिए प्लीज, तो यहां पे सेफ पीरियड और रिदम मेथड की हम बात कर रहे हैं। प्लीज लिसन केयरफुली। तो सेफ पीरियड और रिदम मेथड। अब सेफ पीरियड किसे कहा जाता है या रिदम मेथड किसे कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवुलेशन फेज होता है, एक ओवुलेशन पीरियड होता है, राइट? तो उस पीरियड में मैक्सिमम चांसेस होते हैं फीमेल के कंसीव करने की, और वो जो ओवुलेशन टेक प्लेस करता है जनरली मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेक प्लेस करता है। तो उस पीरियड में या उसके आसपास वाले पीरियड में, ओवुलेशन के आसपास वाले पीरियड में, वी जनरली नीड टू अवॉइड द सेक्स, राइट? इफ यू विल अवॉइड द इंटरकोर्स, इफ यू विल अवॉइड द सेक्स, देन देयर विल बी नो चांस ऑफ द कंसीविंग। बट एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो नेचुरल मेथड है ये 100% 100% कॉन्ट्रेसेप्टिव नहीं है, राइट? तो यहाँ पे चांस भी हो सकता है, बट द चांस विल बी लेस, बट दिस इज नॉट 100%। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे सेफ पीरियड कौन सा होता है?
ये जो सेफ पीरियड कंसीडर किया जाता है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है दैट इज 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से 17वां जो दिन होता है, 10 to 17 डेज का जो पीरियड है, ये सेफ पीरियड माना जाता है। इस पीरियड को आप पीरियोडिक ऑफ एब्स्टिनेंस भी कहते हैं, पीरियोडिक ऑफ एब्स्टिनेंस भी कहते हैं, यानी कि वो पीरियड जिसमें अवॉइड दी सेक्स। 10 से 17th डे में आप सेक्स अवॉइड करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेफ पीरियड है। इसमें अवॉइड दी सेक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड यू नीड टू अवॉइड दी सेक्स। आप सेक्स अवॉइड करते हैं क्योंकि मैक्सिमम चांसेस ऑफ कंसीविंग होता है ये पीरियड, 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस पीरियड में, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, आप इस पीरियड को या ओवुलेशन को कैसे कंफर्म करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाउ यू विल कंफर्म, राइट, कंफर्म अबाउट द ओवुलेशन एंड दिस पीरियड। तो कंफर्मेशन कैसे करेंगे आप इसकी? कंफर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो कंफर्मेशन करने का जो तरीका है वो क्या है, आपको पता होना चाहिए। इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये कंफर्मेशन है। इज दैट क्लियर? तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, पहला पॉइंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, सेफ पीरियड और रिदम पीरियड आप बोलते हैं। जब फीमेल जब ओवुलेशन करती है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसकी सर्वाइकल म्यूकस की प्रॉपर्टी बदल जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चेंज सर्वाइकल म्यूकस, चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो स्पर्म के लिए एक आइडियल कंडीशन तैयार करता है वेजाइना में और सर्वाइकल कैनाल में, राइट, जिससे स्पर्म्स को नरिशमेंट देता है और स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड करता है, राइट, फॉर द असेंडिंग ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सर्वाइकल म्यूकस की प्रॉपर्टीज दौरान बदल जाती है। सर्वाइकल म्यूकस की जो प्रॉपर्टी होती है ड्यूरिंग दैट पीरियड, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्वाइकल म्यूकस कैसी हो जाती है? सर्वाइकल म्यूकस की जो प्रॉपर्टी है, जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिक नहीं होता, थिन एंड स्लीपरी हो जाता है, स्लीपरी हो जाता है, थिन हो जाता है, एंड रिलीज इन लार्ज अमाउंट में रिलीज करता है ड्यू टू एक्सिस लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। इस दौरान एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाने की वजह से सर्वाइकल म्यूकस का लेवल भी बढ़ जाता है, सर्वाइकल म्यूकस ज्यादा सिक्रेट करता है। तो ओवुलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन का पीक लेवल पे होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाने की वजह से सर्वाइकल म्यूकस बढ़ जाता है, एंड दैट विल मेक द आइडियल एनवायरनमेंट फॉर द एंट्री ऑफ द स्पर्म। तो इन दो बातों से आप ये कंफर्मेशन लगा सकते हैं कि ओवुलेशन कब होता है। आर यू गेटिंग नोट? इसके बाद यहाँ पे एक आप ये सर्वाइकल म्यूकस की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको आप बोलते हैं स्पिन बर्किट टेस्ट। तो कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसको आप बोलते हैं स्पिन बर्किट टेस्ट। इस टेस्ट से हम क्या कंफर्म करते हैं? सर्वाइकल म्यूकस की प्रॉपर्टीज को कंफर्मेशन के लिए स्पिन बर्किट टेस्ट किया जाता है। तो स्पिन बर्किट टेस्ट क्या है? टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, प्रॉपर्टी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की प्रॉपर्टी को कंफर्म करने का जो टेस्ट है जिसे आप स्पिन बर्किट टेस्ट कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द सेफ मेथड, रिदम मेथड। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद नेक्स्ट मेथड इज विड्रॉल मेथड। लिसन केयरफुली। इसके बाद है विड्रॉल मेथड, दैट इज ऑल्सो ए नेचुरल मेथड। देखिए विड्रॉल मेथड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। विड्रॉल मेथड एग्जैक्टली क्या है? दिस मेथड जनरली अडॉप्ट बाय द मेल पार्टनर, राइट। ये जो मेथड है
दिस इज परफॉर्म्ड बाय मेल पार्टनर। अब मेल पार्टनर ही इस मेथड को क्यों परफॉर्म करता है? क्योंकि मेल पार्टनर को पता होता है कि इजैकुलेशन कब होने वाला है। जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ऑफ सीमन, मेल पार्टनर विड्रॉ इट्स पीनस, अपना जो है पीनस वो विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द वेजाइना ऑफ फीमेल, जिससे कि सीमन का इजैकुलेशन बाहर हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और कॉन्ट्रेसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। आर यू गेटिंग? इसे आप विड्रॉल मेथड कहते हैं। तो ये जो मेथड है, दिस मेथड परफॉर्म्ड बाय मेल पार्टनर during intercourse or the coitus, during coitus just before ejaculation of semen, सीमन के ejaculation से पहले ही वो अपने पीनस को, right, method performed by male partner during coitus just before ejaculation of semen, right? In this method, male partner withdraw his penis, अपने पीनस को वो विड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ऑफ दिस सीमन। इसके सबसे ज्यादा फेलियर रेट है, हाई फेलियर रेट। जरूरी नहीं है ये मेथड हमेशा ही सक्सेसफुल होगा, इसके हाई फेलियर रेट माने जाते हैं। इसका हाई फेलियर रेट इसलिए माना जाता है क्योंकि मेन इजैकुलेशन से पहले सीमन प्री इजैकुलेशन फॉर्म में भी रिलीज होता है और उससे भी कंसीविंग के चांसेस हो सकते हैं। और दूसरा, कभी कभी ये मेथड मेल पीनस को विड्रॉ करने में फेल हो जाता है एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, तो इसके हाई फेलियर रेट माने जाते हैं विड्रॉल मेथड के। एंड द रीजन इज प्री इजैकुलेशन। सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसमें प्री इजैकुलेशन होता है बिफोर इजैकुलेशन। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अबाउट विड्रॉल मेथड। माय नेक्स्ट मेथड इज, अनदर मेथड इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। अगला जो मेथड है वो है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है आपको पता होना चाहिए, लिसन केयरफुली। अगर हम लैक्टेशनल एमिनोरिया की बात करें तो लैक्टेशनल का मतलब आपको पता ही है, लैक्टेशन का मतलब भी आपको पता है। लैक्टेशन जो होता है, यू नो, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, आफ्टर द पार्चुरेशन प्रोसेस, द मदर स्टार्ट टू फीड, राइट, हर बेबी। तो मदर जो है अपने बेबी को फीड कराना स्टार्ट करती है, मिल्क फीडिंग स्टार्ट करती है, जिस पीरियड को आप लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। लैक्टेशन के टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। वो प्रोलैक्टिन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, जिससे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाने की वजह से फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाती है ड्यूरिंग दैट पीरियड, इंटेंस लैक्टेशन के टाइम पे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होने की वजह से देयर विल बी नो चांस ऑफ कंसीविंग, एंड दैट इज अप टू मैक्सिमम फॉर 6 मंथ आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, जिसको आप लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है? दिस इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन। और ये जो इंटेंस लैक्टेशन होता है ये कब होता है? आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद फीमेल में इंटेंस लैक्टेशन होता है, उस टाइम पे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। इज दैट क्लियर? और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। इंटेंस लैक्टेशन की वजह से इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल। प्रोलैक्टिन जो है दैट गिव्स द नेगेटिव फीडबैक, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक मिलेगा हाइपोथैलेमस को। और अगर हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, उससे जीएनआरएस नहीं निकल पाएंगे और डिक्रीज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, इन दोनों का लेवल डिक्रीज हो जाता है। और लेवल डिक्रीज हो जाने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी एब्सेंट एंड देयर विल बी नो कंसीविंग। इसे आप लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं। दिस इज मैक्सिमम फॉर 6 months after child delivery, after
चाइल्ड डिलीवरी के बाद ये जो होता है ये दिस इज मैक्सिमम फॉर 6 मंथ तक ये प्रोसेस रहता है। विड्रॉल मेथड इसको आप बोलते हैं, सॉरी लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल 3 नेचुरल मेथड्स। इनको एक बार पढ़िएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट मेथड इज बैरियर मेथड। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैरियर मेथड्स इन डिटेल। तो जो बैरियर्स हैं, यानी कि जो बैरियर मेथड है उसमें जनरली कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। बैरियर मेथड जनरली कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी मेल या फीमेल दोनों के लिए हो सकते हैं, वो अपने आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकता है। उसको इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए किसी डॉक्टर या नर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट कैन बी यूज इन फुल ऑफ प्राइवेसी। तो वो प्राइवेसी में उसको खुद से इस्तेमाल कर सकता है। आर यू गेटिंग नोट? अब बैरियर मेथड्स में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। सो द नेक्स्ट इज बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स की मैं बात कर रहा हूं, देखिए प्लीज लिसन केयरफुली। बैरियर मेथड्स, ध्यान दीजिए। अब ये बैरियर मेथड्स कौन कौन से हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए प्लीज, नेक्स्ट इज बैरियर मेथड्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। बैरियर मेथड्स, ये जनरली मेथड्स जो होते हैं प्रिवेंट द फिजिकल एंट्री ऑफ स्पर्म और द सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये फिजिकली प्रिवेंट करते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड बैरियर। तो दीज मेथड्स प्रिवेंट द such methods prevent the physical entry of semen or the sperm। स्पर्म की फिजिकल एंट्री को रोकने वाले मेथड्स को बैरियर मेथड्स कहते हैं। इट इंक्लूड सम डिवाइसेस, और ये डिवाइसेस कौन सी है? नंबर 1 कॉन्डोम, नंबर 2 फेम सील्ड, ये सब बैरियर मेथड्स में आते हैं। नंबर 3 डायाफ्राम, नंबर 4 इज दैट क्लियर, सर्वाइकल कैप, नंबर 5 वॉल्स। तो ये सब बैरियर मेथड्स में आते हैं। कॉन्डोम से स्टार्ट करते हैं। कॉन्डोम की अगर हम बात करें तो कॉन्डोम की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। एग्जैक्टली कॉन्डोम एग्जैक्टली है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। कॉन्डोम जो है ट्यूबुलर लेटेक्स शीथ, राइट, दैट रोल्ड ओवर द पीनस। ए मेल रोल्ड ओवर द पीनस, एक ट्यूबुलर लेटेक्स शीथ होती है, रबर का बना होता है, एंड दैट इज रोल्ड ओवर द पीनस बाय द मेल। ये मेल के लिए मेथड है। बिफोर इंटरकोर्स और बिफोर कोइटस, मेल जो है कॉन्डोम को रोल ओवर हिज पीनस, अपने पीनस पे कॉन्डोम को रोल करता है। इज दैट क्लियर? और जिसकी वजह से सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएगा, उसकी फिजिकल, स्पर्म की फिजिकल एंट्री रुक जाएगी और देयर विल बी नो चांस ऑफ कंसीविंग। कॉन्डोम के फेलियर जो रेट है वो लगभग 10 to 12% है। फेलियर रेट पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको पढ़िएगा जरूर, राइट। तो यहाँ पे कॉन्डोम की अगर हम बात करें, कॉन्डोम ये जो वर्ड है, राइट, कॉन्डोम ये जो वर्ड है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड कॉन्डोम। ये कॉन्डोम से डिराइव्ड हुआ है, ये कॉन्डोम टर्म से डिराइव्ड हुआ है कॉन्डोम। 1664 में, राइट, कॉन्डोम नाम का एक वर्ड आया था, उससे कॉन्डोम डिराइव्ड हुआ है। इज दैट क्लियर? तो कॉन्डोम जो है दिस इज ट्यूबुलर लेटेक्स शीथ रोल्स ओवर द पेनिस और द पीनस। तो रोल ओवर द पीनस कॉन्डोम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? एंड ये क्या करता है? प्रिवेंट्स द फिजिकल एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द वजाइना और द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो एंट्री ऑफ स्पर्म को ये रोक देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? You know, a popular brand of condom
right? That is developed by family welfare. Is that clear to all of you? तो पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम ऑफ इंडिया, द नेम इज निरोध. ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम दैट यू कॉल्ड निरोध, जिसको आप निरोध कहते हैं. इज दैट क्लियर? इंडिया का फर्स्ट जो कॉन्डोम है, इट वाज डेवलप्ड बाय, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान लेटेक्स प्राइवेट लिमिटेड. फर्स्ट कॉन्डोम ऑफ इंडिया, यू नो, फर्स्ट कॉन्डोम्स ऑफ इंडिया जिनका नाम था शेर और रक्षक. इन दोनों कॉन्डोम को मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसने मैन्युफैक्चर्ड किया? मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान लेटेक्स प्राइवेट लिमिटेड. हिंदुस्तान लेटेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया के पहले दो कॉन्डोम शेयर एंड रक्स, इनको मैन्युफैक्चर किया. कॉन्डोम जो है अपने आप में ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है. इसका फेलियर रेट लिख लीजिए. एग्जाम में ये पूछा जाता है फेलियर रेट कितना परसेंट हो सकता है? 10 to 12% फेलियर रेट हो सकता है. कभी कभी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट और ड्यूरिंग यू नो एग्रेसिव इंटरकोर्स या एग्रेसिव कोइटस के टाइम पे कॉन्डोम कैन बी रप्चर्ड, बट द चांसेस आर वेरी लेस. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्डोम ऑल्सो, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी. इज दैट क्लियर? विच कंपनी प्रिपेयर्ड दैट. इज दैट क्लियर? तो क्वालिटी ऑफ कॉन्डोम पे भी ये डिपेंड करता है. तो 10 to 12% चांसेस होते हैं फेलियर रेट के. यहाँ पे अगर हम कॉन्डोम की बात करें तो कॉन्डोम एग्जैक्टली राइट, ये कॉन्ट्रासेप्शन को तो रोकता है. इट ऑलवेज प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन. इवन इट ऑल्सो प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड HIV एड्स. एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसेंटली कॉन्डोम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्यों? द रीज़न इज टू प्रिवेंट द STDs एंड HIV एड्स. HIV एड्स को रोकने के लिए, STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए कॉन्डोम्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कॉन्डोम की वजह से वी कैन प्रोटेक्ट टू आवरसेल्फ राइट फ्रॉम दीज हाईली infectious disease, STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज HIV एड्स से हमें प्रोटेक्ट करता है. तो इस कॉन्डोम के 2 मेजर एडवांटेज हैं. पहला राइट, आपने देखा होगा कहीं पे, काफी जगह पे एड्स वगैरह में देखे होंगे राइट, कि देयर आर 3 एडवांटेजेस ऑफ कॉन्डोम. नंबर 1, प्रिवेंट फ्रॉम HIV, राइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम HIV, प्रोटेक्ट फ्रॉम STDs एंड इवन प्रोटेक्ट फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी. ये तीनों ही कॉन्डोम के बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं. तो कॉन्डोम की एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस क्या क्या है आपको पता होना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्डोम्स. एडवांटेजेस ऑफ कॉन्डोम्स क्या क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड इवन HIV. दूसरा, यू नो, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी. अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी रोकता है. तो ये फायदा है, ये एडवांटेज है. कॉन्डोम की हिस्ट्री बहुत पुरानी है राइट. कुछ यू नो हमें कुछ डाटा मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहला कॉन्डोम जो हिस्ट्री अगर हम बात करें तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है. इजिप्ट में लिनेन का कॉन्डोम तैयार किया गया बिफोर 1000 BC. लगभग 3000 साल पहले पहली बार इजिप्ट में लिनेन का कॉन्डोम तैयार किया गया. आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में रबर का कॉन्डोम इस्तेमाल होता है. तो जो कॉन्डोम ऑफ रबर है, इसका जो इन्वेंटर था वो था चार्ल्स गुडियर. अमेरिका में 1885 में रबर का कॉन्डोम इन्वेंट किया गया. चार्ल्स गुडियर ने इसको इन्वेंट किया था. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद 1594 में एक STD जिसका नाम था सिफिलिस राइट, इट वाज स्प्रेडिंग लाइक फायर, वाइल्ड फायर. ये बहुत ही स्पीड से सिफिलिस फैल रही थी और उस टाइम पे उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था. तो उस टाइम पे लिनेन का कॉन्डोम इन्वेंट किया गया इटली में राइट. इसी तरीके से 1400 में चाइना ने ग्लैंस कॉन्डोम तैयार किया, और वो ग्लैंस कॉन्डोम जो है वो जो काल्फ इंटेस्टाइन से बनाया गया
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे ही ये कुछ हिस्ट्री, कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द कॉन्डोम्स एंड दिस इज द फिजिकल बैरियर। इसके बाद हम बात करते हैं फेम सील्ड की। इसकी बात करते हैं, लिसन केयरफुली, फेम सील्ड की बात करते हैं। और ये जो कॉन्डोम है दिस इज कंप्लीटली डिस्पोजेबल, इसको रीयूज नहीं किया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट इज फेम सील्ड। फेम सील्ड को जनरली कुछ लोग फीमेल कॉन्डोम भी कहते हैं, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेम सील्ड और द फीमेल कॉन्डोम। Listen carefully about this. Fem sealed or female condom that I am going to discuss now. Fem sealed or female कॉन्डोम भी इसे आप कहते हैं। नॉट, दिस इज नॉट ओनली फॉर मेल, दिस इज ऑल्सो फॉर फीमेल कॉन्डोम, ऑल्सो फॉर फीमेल कॉन्डोम। तो यहाँ पे फेम सील्ड और फीमेल कॉन्डोम, दिस इज द पॉलीयूरेथेन पाउच। एग्जैक्टली ये पॉलीयूरेथेन पाउच होता है। इसमें पॉलीयूरेथेन पाउच में जनरली इस तरीके से होता है, इसका आगे वाला जो एंड होता है वो काफ़ी वाइड होता है और पीछे वाला एंड जो होता है दैट इज नैरो। इसमें आगे वाले एंड पे एक लार्ज रिंग लगी होती है और पीछे वाले एंड पे एक स्मॉल रिंग होती है। इज दैट क्लियर? और इसमें जो है ये जो पीछे वाला एंड है ये क्लोज होता है, बंद होता है, और ये जो एंड है ये ओपन होता है। एंड दिस इज इंसर्टेड बाय द फीमेल। फीमेल इसको वेजाइना या वेजाइना में इसको इंसर्ट करती है, और जिससे कि ये भी फेम सील्ड भी कॉन्डोम की तरह काम करता है। ये भी फीमेल को प्रोटेक्ट करता है एसटीडीज से एंड इवन अनवांटेड प्रेगनेंसी से। इज दैट क्लियर? सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है एंड इवन फ्रॉम एचआईवी से भी प्रोटेक्ट करता है। इवन ये जो है प्रिवेंट दी अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो इसका भी रोल सेम है। ठीक है जी। ऐसे ही और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि डायाफ्राम। दिस इज द शेप ऑफ डायाफ्राम। ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम में ये रिंग लगी होती है एंड दिस इज इंसर्टेड इन द वेजाइना। ये डायाफ्राम है। ये भी फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। वेजाइना में इसको इंसर्ट किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे होते हैं सर्वाइकल कैप। ये निप्पल के शेप की होती है। दिस इज द सर्वाइकल कैप एंड दिस इज शेप लाइक निप्पल। सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप नाम से ही पता चल रहा है सर्विक्स के अंदर सर्वाइकल कैनाल में फिट किया जाता है इसको, स्पर्म की एंट्री को रोकने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे कुछ वॉल्स होते हैं। हेमी सर्कुलर शेप का इसका साइज होता है, राइट, सेमी सर्कुलर ये वॉल्स हैं। तो इनको फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट, डायाफ्राम और वॉल्स को वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। सर्वाइकल कैप को सर्वाइकल कैनाल में इंसर्ट किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल एंट्री ऑफ स्पर्म। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा इसको, राइट, कि डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट, क्या ये तीनों एचआईवी एड्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या ये तीनों एसटीडी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। सिर्फ एचआईवी एड्स या एसटीडी से प्रोटेक्ट करते हैं फेम सील्ड या फिर कॉन्डोम्स। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप या वॉल्ट्स एसटीडीज, किसी भी तरह के एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एचआईवी एड्स से प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में आई विल डिस्कस अबाउट अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट यू कॉल्ड केमिकल मेथड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।